तो भाई लोग, एक क्रिएटर का आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब उसकी थ्योरीज के कई सारे मुद्दों को कंफर्मेशन मिल जाता है। जैसे आज की ये न्यूज जहां ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम की स्टोरी आयरन मैन की डेथ का पार्ट है, इसीलिए आरडीजे टोनी स्टार्क के सिवाय डॉक्टर डूम को और कोई भी प्ले नहीं कर सकता। और मैंने अपनी पिछली थ्योरीज में भी बताया था कि ही हू रिमेन्स ने जैसे कैंग के बच्चे वाले रूप को विक्टर टाइमली के लिए यूज किया ताकि वो लूम को बचा सके, वैसे ही हू रिमेन्स ने पिछले मल्टीवर्स से डॉक्टर डूम को यूज किया है ताकि वो हीरो बने आयरन मैन जैसा, ना कि डॉक्टर डूम जैसा। और जब लूम के अंदर मल्टीवर्स बनेगा और अनंत संभावनाओं के साथ अनंत ब्रह्मांड भी बनेंगे, उससे पहले टोनी स्टार्क को मार दिया जाएगा। और ये सब ही रूमेंस के स्क्रिप्ट में पहले ही था। दूसरी न्यूज ये कंफर्म है कि डॉक्टर डूम की टाइमलाइन को ही रूमेंस ने स्लाइसिंग कर दिया है। मतलब इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि ही रूमेंस ने डॉक्टर डूम की टाइमलाइन को काट कर अलग कर दिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज को व्हाट इफ सीरीज में देखा था। यहाँ हमने देखा कि डॉक्टर स्ट्रेंज का खुद का यूनिवर्स और उसकी खुद की टाइमलाइंस हैं। और आज से 2 साल पहले मैंने कैंग की एक कॉमिक्स को एक्सप्लेन किया था जिसका नाम था टाइमलेस। यहाँ पर भी कैंग ने एक टाइमलाइन को काट कर अलग कर दिया था जिसे कैंग बुलाता था वाइल्ड टाइमलाइन। दरअसल ये टाइमलाइन कैंग ने इमोर्टस को कैद करने के लिए बनाई थी। और इसी टाइमलाइन की फ्यूचर में डॉक्टर डूम अपनी टाइमलाइंस और अपने यूनिवर्स का बदला लेने के लिए कैंग से भिड़ गया था। इस थ्योरी को भी मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर किया है। अब तीसरी न्यूज ये है कि ये सारे मल्टीवर्सल कांड 616 पर ही क्यों हो रहे हैं, तो इसके बारे में भी हिंट देते हुए हमें बताया है कि इसका आंसर हमें सीक्रेट वॉर्स में मिलेगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टीवीए में हर एक मॉनिटर पर 616 लिखा रहना, मूवीएस का हर एक दूसरी टाइमलाइन के यूनिवर्स को 616 की ब्रांच टाइमलाइन कहना, कैंग को 616 के क्वांटम रेल में भेजना, 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज को इनकर्जन की वजह बताना और अब डॉक्टर डूम का 616 पर आना। यहाँ तक कि टीवीए में जितने भी कर्मठ कर्मचारी हैं उनको 616 टाइमलाइन से उठाना और अब बैटल वर्ल्ड का बनना, कैंग, डॉक्टर डूम, थैनोस, ये सब लोग आखिरकार 616 से क्या चाहते हैं। इन सब के कांड को 616 पे होना बस इस चीज को दर्शाता है कि 616 यूनिवर्स पूरे मल्टीवर्स का एक सेंट्रल पॉइंट है और इसीलिए ह्यूरोमेस इसको सेक्रेट टाइमलाइन कहता है। और अब तो कुछ ऐसी भी थ्योरी सामने आ रही है कि जो हमने ये मल्टीवर्सल ट्री देखा है, दरअसल ये 616 की पॉसिबिलिटीज से बना हुआ मल्टीवर्सल ट्री है। और अगर ये मल्टीवर्स एक ट्री की फॉर्म में देखा जा रहा है तो इसका सीड भी होगा। और जैसे एक प्लांट सीड से निकलकर बड़ा होता है और उसकी केयर करने के लिए ब्रांचेस को काटा जाता है, वैसा ही यहाँ पर 616 के साथ हुआ है। और इसकी एक छोटी सी हिंट हमें दे दी गई थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स में। यहाँ जब माइल्स मोरालेस के सामने टाइमलाइंस को दिखाया जाता है तब एक छोटा सा चमकदार बीज जैसा होता है और फिर उसमें प्लांट जैसा निकलना शुरू हो जाता है। टीवीए इसी ब्रांच टाइमलाइन को काट रहा था ताकि ये प्लांट बड़ा ना हो, मतलब ट्री ना बने। वहीं लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में हमें यहाँ पर ये जो 2 बिग बैंग दिखाए गए थे, ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स हैं। एक यूनिवर्स जहाँ हमें 616 के सारे डायलॉग सुनाए गए थे, दूसरा यूनिवर्स जहाँ ह्यूरोमेंस इन टाइमलाइंस पे नजर रख रहा था। और यहीं पर ह्यूरोमेंस की टीवी और उसका सीटाडेल है। साथ ही ये जगह पिछले मल्टीवर्सल वॉर की जगह है और यहीं से ह्यूरोमेंस ने क्रिएट किया था अगले मल्टीवर्स को। अब तक मैंने इस चैनल पर जितनी भी थ्योरीज बताई हैं, इन सब को लेकर एक कंफर्मेशन न्यूज सामने आ रही है और अब बारी है एक सॉलिड प्रेडिक्शन की। और मुझे काफी हद तक ऐसा लग भी रहा है कि यही होने वाला है। इसीलिए आज थ्योरीज के अलावा हम प्रेडिक्शन भी करने वाले हैं कि डूम्सडे सीक्रेट वॉर में ऐसी कौन कौन सी बैक स्टोरी है जिनको आगे बड़े लेवल पे यूज किया जाएगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आखिरी तक जरूर सुनना। भले ही सब्सक्राइबर कम है लेकिन गूदा बहुत है। फिलहाल मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पहला मुद्दा है डॉक्टर डूम की ओरिजिन को लेकर। हम जानते हैं कि डॉक्टर डूम के साथ ऐसा नहीं है जैसा थैनोस और कैंग के साथ था। इन विलन्स को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किया गया और एक डर का माहौल तैयार किया गया ताकि ऑडियंस जब इन्हें पर्दे पर देखे तब मन में एक खौफ पैदा हो। लेकिन अब आरडीजे ही खुद डॉक्टर डूम है और आरडीजे को विलन जैसा सोचना ये नॉर्मल ऑडियंस के बस की बात नहीं है और ये चीज मार्वल स्टूडियोज अच्छे से जानता है। वही इन सारे मुद्दों को लेकर डॉक्टर डूम के लिए एक सॉलिड ओरिजिन को देना ये चैलेंजिंग भी है। इसीलिए ये 2 न्यूज हमारे सामने आई है कि टोनी स्टार्क की डेथ डॉक्टर डूम की स्टोरी का पार्ट है और ही रूमेंस ने डॉक्टर डूम की टाइमलाइन को स्लाइसिंग कर दिया है। इन दोनों चीजों को लेकर मेरे पास एक बढ़िया थ्योरी है, चलिए इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले एमसीयू के मल्टीवर्स को एक लाइन में सोचना बंद करो। हमारे पास एक मल्टीवर्स वो है जहां सीक्रेट वॉर या मल्टीवर्सल वॉर होने वाला है। दूसरा हमारे पास पिछला मल्टीवर्सल वॉर है जहां से ह्यूरोमेंस, कैंग, काउंसिल ऑफ कैंग्स, इमोर्टस, रामाटूट, स्कारलेट सेंचुरियन और डॉक्टर डूम और टीवीए हैं। जब ह्यूरोमेंस पिछले मल्टीवर्सल वॉर को एंड कर रहा था और उसने जब अपनी टाइमलाइंस को अलग कर लिया,
जैसा उसने लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में बताया। फिर उसने इन टाइमलाइंस को ऐसे सेट किया कि कोई मल्टीवर्स ना खुले, ना ही कोई ब्रांच टाइमलाइन बने और फिर से कोई मल्टीवर्सल वॉर शुरू ना हो। इसके लिए ह्यू लूमिस ने सुपर हीरोज और कई लोगों की लाइफ इवेंट को बदलना शुरू कर दिया। इन सभी को एक तरह की लाइफ दी गई जिन्हें वैसा ही रोल प्ले करना था जो ह्यू लूमिस की स्क्रिप्ट में था। और जब तक टेम्पोरल लूम था और टाइमलाइंस में जो भी कुछ हो रहा था वो सब ह्यू लूमिस द्वारा लिखा गया था। टेम्पोरल लूम के जो आगे टाइम के छोटे छोटे फ्लो थे वो टाइमलाइंस में आगे जाके इवेंट को क्रिएट करते और उन पर टीवी नजर रख रहा था ताकि वो ही मल्टीवर्सल वॉर और ब्रांच टाइमलाइन ना बने। साथ ही ये लूम एक तरह की फोर्स फील्ड से सुरक्षित भी था ताकि बाकी सारे कैंग और डॉक्टर डूम जैसे लोगों की नजर इस पर ना पड़े। वहीं जब लूम को बनाया गया था तब ह्यू लूमिस के पास ये पूरा मौका था कि वो किसी को भी कैसे भी लाइफ दे सकता था। जैसे ह्यू लूमिस लोकी और सिल्वी को एक साथ एक टाइमलाइन में जगह दे रहा था। वो अवेंजर्स को हरा सकते थे, थैनोस को मार सकते थे और यहाँ तक कि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स उन्हीं के होते। लेकिन लोकी और सिल्वी ने मिस मिनट के इस ऑफर को मना कर दिया। दूसरा, ह्यू लूमिस ने कैंग के बच्चे वाले रूप विक्टर टैमली को बनाया और टीवी के लिए यूज किया। लेकिन लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में ह्यू लूमिस ने खुद ये बताया कि उसने विक्टर टैमली का मुद्दा लोकी को भटकाने के लिए यूज किया है। तो क्या हम इस चीज को ऐसा मान सकते हैं कि विक्टर टैमली का कोई यूज नहीं था टीवीए में? साथ ही डॉक्टर डूम, कैंग और आने वाली दोनों अवेंजर्स मूवी के लिए भी? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंट में ही लोकी सीजन 2 को फिर से देखना शुरू किया है और अब बहुत ही कमाल की चीजें देखने को मिल रही हैं। जैसे विक्टर टैमली का मल्टीप्लायर। तो जब ये हमारे सामने आया था तब ये काफी हद तक कैंग की टाइम चेयर से मैच करता था और लूम में इसका यूज रिंग को बड़ा करने के लिए और टाइमलाइंस के बोझ को सहने के लिए बनाया था। लोकी भी इस पर श्योर था क्योंकि उसने 100 साल तक इस पर पढ़ाई की थी और जब मल्टीप्लायर को लूम में डाला गया तब इसने कुछ समय तक सही काम किया, लेकिन बाद में ये लूम पूरी तरह से फट गया। इसीलिए यहाँ विक्टर टैमली के मल्टीप्लायर की जगह कैंग की टाइम चेयर का यूज होना चाहिए और इस टाइम चेयर में मल्टीवर्सल कोर इंजन भी होना चाहिए, क्योंकि मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर जो संभावना वाला तूफान है वो हर एक संभावना को बढ़ने देता है और लूम के अंदर भी तो यही हो रहा है। हर एक टाइमलाइंस अपनी एक नई संभावना से एक नई टाइमलाइंस बना रही हैं। तो इन फ्यूचर कैंग की टाइम चेयर का यूज टाइमलाइंस को स्टेबल करने के लिए किया जा सकता है। वहीं जब इस मल्टीप्लायर को लूम के अंदर थ्रो किया जाता है तब इसके अंदर से एक पर्पल कलर निकलता है और पर्पल कलर कैंग को ही रिप्रेजेंट करता है। फिलहाल मेरा यहाँ कहने का मुद्दा सिर्फ यही है कि ह्यू लूमिस ने हर एक कैरेक्टर्स और हर एक सुपर हीरोज को टेम्पोरल लूम को बचाने के लिए उनके लाइफ इवेंट पे छेड़खानी की है, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि उनको वो दिया है जो लूम के लिए जरूरी था। अब सेम ऐसा ही ह्यू लूमिस ने आरडीजे डॉक्टर डूम के साथ किया है। जब ह्यू लूमिस ने टेम्पोरल लूम में टाइम के छोटे छोटे फ्लो को अपनी टाइमलाइंस में यूज किया तब उसने डॉक्टर डूम के टाइम फ्लो को टोनी स्टार्क की लाइफ दी 616 पर, एक तरह की हीरोइक लाइफ जो थैनोस को मारता, वो भी टाइमलाइंस में कोई भी ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट किए बिना। और ऐसा ही टोनी ने किया और आखिरी में टोनी की डेथ हो गई और ये भी ह्यू लूमिस के हिसाब से ही हुई थी। लेकिन यहाँ पर ह्यू लूमिस ये भी कर सकता था कि टोनी स्टार्क को इतना काबिल बना देता इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करते हुए कि वो जीरो डैमेज पर इसका यूज कर सकता था और इसी टोनी स्टार्क को आगे यूज करता ह्यू लूमिस मल्टीवर्सल वॉर के लिए। तो क्यों ह्यू लूमिस की स्क्रिप्ट में टोनी को मारा गया? इसके पीछे भी ये रीजन हो सकता है कि जब टोनी स्टार्क की डेथ हुई तब मल्टीवर्सल ट्री नहीं बना था, इसीलिए जब मल्टीवर्सल ट्री क्रिएट हुआ और ब्रांच टाइमलाइन बनी तब टोनी के वेरिएंट इतने नहीं होते जितना उसके जिंदा रहने पर होते। और अगर ऐसा होता कि टोनी जिंदा होता और मल्टीवर्सल ट्री बनता तब इसकी किसी एक टाइमलाइन की संभावना में डॉक्टर डूम का भी जन्म होता। वही ह्यू लूमिस ने यह भी कैलकुलेट कर लिया था कि एंड गेम में टोनी की डेथ के बाद मल्टीवर्सल ट्री बनता है, तब अगर ब्रांच टाइमलाइन में जितने भी टोनी स्टार्क के वेरिएंट होंगे वो समय से पहले ही मर जाएंगे। और ये चीज हमने व्हाट इफ सीरीज में भी देखी कि टोनी को किसी तरह का कोई भी भाव नहीं दिया गया और वो मल्टीवर्स की गार्डियंस टीम में भी नहीं था। वहीं आप लोग अगर फैंटास्टिक फोर के साथ डॉक्टर डूम का वैसा ही कनेक्शन ढूंढ रहे हैं जैसा हमने कॉमिक्स में देखा है, तो यहाँ ये सिनेमैटिक यूनिवर्स में होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले ही ह्यू लूमिस ने इवेंट और सुपर हीरोज की कहानी को रीराइट कर लिया है, इसलिए ये सारी चीजें बदली हुई दिखाई देंगी। और जो हमें बताया जा रहा है कि द फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेंगे, तो वो इस यूनिवर्स के नहीं होने वाले, बल्कि फैंटास्टिक फोर जब ये मल्टीवर्सल डोर को ओपन कर रहे होंगे अपने राफ्ट के जरिए, या जिसको मल्टीवर्सल ब्रिज बोला जाता है उसके जरिए, तब डॉक्टर डूम इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से टाइमलाइंस पर पहुंचेगा। वहीं मैं आपके सामने पिछले मल्टीवर्स की इतनी बातें कर रहा हूं, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि गैलेक्टस भी पिछले मल्टीवर्स का बीइंग है। इसकी ओरिजिन स्टोरी मैंने पहले ही शेयर कर दी है, तो आप इसको भी देख लेना। अब इसके भी कई ज्यादा चांस है कि जब पिछले मल्टीवर्स में आरडीजे डॉक्टर डूम था और ह्यू लूमिस ने अपनी टाइमलाइंस को अलग कर लिया, तब उधर आरडीजे डॉक्टर डूम ने अपने आप को बचाने के लिए गैलेक्टस की बॉडी के अंदर एक सिक्योर जगह बना ली हो
और लंबे समय के लिए सो गया हो जैसे गैलन सो गया था। इसीलिए गैलेक्टस इतना कमजोर भी दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई है ऐसा जो उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। वहीं गैलेक्टस के बारे में ये भी न्यूज कंफर्म है कि वो पूरे मल्टीवर्स में एक ही है जैसे अमेरिका चैविस है। दूसरा, गैलेक्टस का ओरिजिन सिर्फ इस यूनिवर्स का नहीं है बल्कि वो पिछले यूनिवर्स से है। अब यहाँ पर ये भी कहानी हो सकती है कि जब ह्यूरोमेस ने पिछले मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करने के लिए ओलाइद को छोड़ दिया था तब वहाँ पे डॉक्टर डूम भी मौजूद होगा, गैलेक्टस होगा, कई सारे विलन्स होंगे। तब डॉक्टर डूम ओलाइद से लड़ने और सेक्रेट टाइमलाइन पे आने के लिए जो ह्यूरोमेस ने बनाई थी उसके लिए गैलेक्टस का यूज किया उसके अंदर छिपकर। दूसरी तरफ अगर आप टोनी स्टार्क की पूरी लाइफ देखोगे, उसका मोटिवेशन और उसके इन्वेंशन और उसका हीरोइक पर्सोना वो काफी हद तक मैच करता है डॉक्टर डूम के हीरोइक पर्सोना से। चाहे हम बात करें दुनिया की चारों ओर एक तरह का सूट ऑफ आर्मर बनाने का, या बाकी सुपर हीरो से कुछ ना कुछ सीखने का, या इस दुनिया को और भी बेहतर जगह बनाने का, ये डॉक्टर डूम और आयरन मैन दोनों में कॉमन है। वहीं जब ह्यूरोमेस ने पिछले मल्टीवर्सल वॉर के समय अपनी टाइमलाइंस को अलग किया था तब उसने ओलाइद की मदद ली ताकि टाइमलाइंस और लूम को बाहरी खतरों से बचाया जा सके। इसलिए उसने पिछले मल्टीवर्सल वॉर में मौजूद जैसे कैंग, डॉक्टर डूम, काउंसिल ऑफ कैंग्स और जितने भी विलन्स और हीरो थे उनको खत्म नहीं किया बल्कि उनसे किनारा कर लिया और ओलाइद को एक गेट कीपर जैसा यूज किया। और ये चीज ह्यूरोमेंस लोकी सीजन 2 के फाइनल एपिसोड में बोलता भी है। वो कहता है कि कैंग के वेरिएंट ऑलरेडी इस टाइमलाइन पे मौजूद हैं। मतलब जब सर्कुलर टाइमलाइन थी तब काउंसिल ऑफ कैंग्स पहले से ही मौजूद थी। इमोर्टस, रामाटूट, स्कारलेट सेंचुरियन और ह्यूरोमेंस पहले ही TVA के साथ टाइमलाइंस को कंट्रोल कर रहे थे जो एक समय कैंग द कॉन्करर का हुआ करता था। क्योंकि कैंग ने क्वांटम मेनिया में जब जेनेट को ये टाइमलाइंस दिखाई तब उसने यहाँ पर दो सर्कुलर टाइमलाइन को दिखाया जिनकी ब्रांच टाइमलाइन एक दूसरे से टकरा रहे हैं और कैंग उनको इनकर्जन और कोलाइडर नाम दे रहा है। दूसरा, कैंग को लगता है कि सर्कुलर टाइमलाइन से इसको फिक्स किया जा सकता है, इसलिए वो उन टाइमलाइंस को दिखाता है जब वो इन टाइमलाइंस पर कॉन्कर कर रहा था। क्योंकि अगर कैंग प्रेजेंट टाइम के मल्टीवर्सल ट्री पर कॉन्कर कर रहा था तो वो यहाँ पर ये सर्कुलर टाइमलाइंस को नहीं बनाता बल्कि वो यहाँ पर एक मल्टीवर्सल ट्री को बनाता, ना कि दो अलग अलग सर्कुलर टाइमलाइन को। इसीलिए कैंग ने ये जो टाइमलाइंस बनाई थी ये पिछली मल्टीवर्सल वॉर की है जहाँ यूनिवर्स को एक के ऊपर एक रखा गया था और उनकी टाइमलाइंस को एक के ऊपर एक सर्कुलर में रखा गया था। अब प्रेजेंट टाइम में ये जो हमारा मल्टीवर्सल ट्री है इससे पहले भी एक लूम था जो फट गया था। तब कैंग के साथ इमोर्टस और इस सारे काउंसिल ऑफ कैंग्स मौजूद थे। फिर कैंग को 616 के क्वांटम रेल में फेंका गया क्योंकि 616 ही सेंटर पॉइंट है पूरे यूनिवर्स का, या इसको हम एक सेंट्रल यूनिवर्स बोल सकते हैं पूरे मल्टीवर्स का। फिर ह्यूरोमेस ने पिछले सभी लूम के ब्रांच टाइमलाइन को मिटाया, यहाँ तक कि TVA भी मिटा जिसको हमने देखा लोकी सीजन 2 में। और फिर ह्यूरोमेस ने नए ढंग से तैयार किया टेम्पोरल लूम और इस ढंग से ह्यूरोमेस और काउंसिल ऑफ कैंग्स, इमोर्टस, रामाटूट ने वो सब ले लिया जो कैंग का हुआ करता था। यहाँ आप ये चीज देख रहे हो कि डॉक्टर डूम और कैंग का मुद्दा सीधा ह्यूरोमेस से जुड़ा हुआ है और बिना ह्यूरोमेस के डूम्सडे की कहानी भी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके अलग अवेंजर डूम्सडे के जो शुरुआती 12-15 मिनट हैं जो कैंग के लिए दिए जा रहे हैं, यहाँ मेरे पास इसके लिए एक बेहतरीन स्टोरी है। तो कैंग ने बताया था कि उसके वेरिएंट या उसके अनगिनत टाइम ट्रेवल की वजह से इनकर्जन शुरू हो रहा है जिसको कैंग और ह्यूरोमेस लॉर्ड्स ऑफ मी बोलते हैं। और यहाँ ये इनकर्जन इस मल्टीवर्सल ट्री के लिए नहीं है बल्कि इससे पहले जो लूम मौजूद था उसके लिए था, जहाँ कैंग और काउंसिल ऑफ कैंग के साथ इमोर्टस ये सब लोग थे। फिलहाल यहीं पर जब कैंग की फ्यूचर वर्जन इमोर्टस ने देखा कि कैंग के इस ना रुकने वाले टाइम ट्रेवल की वजह से उसके बहुत सारे वेरिएंट क्रिएट हो रहे हैं और इसकी वजह से ना रुकने वाला इनकर्जन शुरू हो गया है, तब इमोर्टस ने कैंग के इन्हीं सारे काउंटर पार्ट्स जो टाइम ट्रेवल से बने हैं उनको इकट्ठा करके काउंसिल ऑफ कैंग्स को बनाया। कैंग को पकड़ा और उसको क्वांटम रेल में डाल दिया। वहीं जो हमने जेनेट के दिमाग में कैंग का संग्राम देखा था कि कई सारी अर्थ को एक ही लेजर ब्लास्ट में मार दिया जा रहा है, वो कैंग इनकर्जन को रोकने के लिए कर रहा था जहाँ कई सारी अर्थ एक दूसरे के पास आ गई थी। इसीलिए आप यहाँ पर कई सारे अर्थ को एक जगह नष्ट होता हुआ भी देख सकते हैं। साथ ही जो प्रेजेंट टाइम में मल्टीवर्सल ट्री है उसमें कैंग के वेरिएंट्स और भी पैदा होंगे क्योंकि अब इस टाइमलाइन में फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम भी है। और यहाँ मैं RDJ डॉक्टर डूम की बात नहीं कर रहा बल्कि जो हमने पिछले 2005, 2007 या 2015 में डॉक्टर डूम देखे हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ क्योंकि यही कैंग द कॉन्करर के वंशज माने जाते हैं कॉमिक्स में। इसीलिए जब बाप दादा जिंदा हैं तो कैंग के कई वेरिएंट्स भी पैदा होंगे। तो अब यहाँ पर दो काउंसिल हैं जिनमें एक को इमोर्टस कंट्रोल कर रहा है जिसको हमने एंटमैन क्वांटम मेनिया में देखा था जहाँ कैंग इन टाइमलाइंस पे रूल कर रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में एक और नई टाइमलाइंस है जिसको बोला जाता है मल्टीवर्सल ट्री। यहाँ कैंग द कॉन्करर लैंड करेगा किसी एक टाइमलाइन पर, उसके भी कई सारे और वेरिएंट्स पैदा होंगे और कैंग द कॉन्करर इस मल्टीवर्सल ट्री के कैंग के वेरिएंट्स को मिलाकर एक काउंसिल को तैयार करेगा जो अब प्रेजेंट टाइम के मल्टीवर्सल ट्री की होगी।
तो जो हमने टीवीए में कहानी सुनी है मल्टीवर्सल वॉर की, जहां कैंग के वेरिएंट्स आपस में लड़ रहे हैं, उनकी फोटोज देखी है, हीरोमेंस ने लोकी सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में भी बताया। और लोकी तो दोनों सीजन में इसको होने से रोक रहा था। और मैं यहाँ पर 2 काउंसिल होने के बारे में हवा में बात नहीं कर रहा। कॉमिक्स के अंदर भी कैंग के पास 2 काउंसिल थी। पहली थी काउंसिल ऑफ कैंग्स, जिसको कैंग ने क्रिएट किया था जब इमोर्टस ने उससे बाहर निकाल दिया था। दूसरी थी काउंसिल ऑफ क्रॉस टाइम कैंग्स, और ये थी इमोर्टस की काउंसिल। इन दोनों काउंसिल के बीच में एक भयानक युद्ध हुआ और बचे रह गए सिर्फ इमोर्टस और कैंग द कॉन्करर। तो ह्यूमेंस अपने वेरिएंट्स को बनने से नहीं रोक रहा था, बल्कि वो लूम के अंदर जो नए वेरिएंट्स बनते उनको रोक रहा था। और ये सारे नए वेरिएंट्स साथ देने वाले थे कैंग द कॉन्करर का। अब यहाँ पर एक चीज ये भी अच्छे से समझ में आ रही है कि पहला हुआ है पिछला मल्टीवर्सल वॉर, उसके बाद एक लूम की कहानी बनी है जहाँ सारे कैंग के वेरिएंट्स आए, फिर इसके बाद ये मल्टीवर्सल ट्री की कहानी है जहाँ लोकी बैठा हुआ है। ये 3 चीजें एक साथ ये आने वाली दोनों अवेंजर्स मूवी में चलेंगी। वही इन सब के बीच एक रूमर ऐसा भी है जिसको काफी हद तक सही माना जा रहा है कि ह्यूमेंस ने डॉक्टर डूम की टाइमलाइन को स्लाइसिंग कर दिया है, मतलब कट करके अलग कर दिया है। और अगर ऐसा होता है कि डॉक्टर डूम अपनी ही किसी अलग टाइमलाइन में है जिसको ह्यूमेंस ने काट के अलग कर दिया है और उसका मल्टीवर्सल टाइमलाइन से कुछ लेना देना नहीं है, तो ये होना पक्का है कि जो हमने एंटमैन क्वांटममेनिया के अंदर कैंग को मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर जाते हुए देखा, वो डॉक्टर डूम की उसी टाइमलाइन में जाके निकलेगा जिसको ह्यूमेंस ने स्लाइसिंग कर दिया है। और तब डॉक्टर डूम और कैंग का आमना सामना होगा। कैंग बताएगा कि मैं ह्यूमेंस नहीं हूँ, बल्कि वो मेरे वेरिएंट है जिन्होंने वो सब ले लिया जो मेरा हुआ करता था। आरडीजे डॉक्टर डूम का भी ये कहना होगा कि ये मल्टीवर्स मेरा हुआ करता था जिसको ह्यूमेंस ने ले लिया, क्योंकि ये मल्टीवर्सल 3 स्टेप में चलता हुआ आ रहा है। जैसा मैंने बताया कि पिछला मल्टीवर्स जहाँ डॉक्टर डूम मौजूद था, फिर उसके बाद आया ये टेम्पोरल लूम की कहानी जहाँ काउंसिल ऑफ कैंग्स, इमोर्टस, ये सारी चीजें बनी, और फिर आया टेम्पोरल लूम जहाँ लोकी बैठा है। और तब इसके बाद शुरू होगा एक रियल तांडव। कैंग के पास मल्टीवर्सल कोर इंजन है, डॉक्टर डूम के पास नॉलेज, और क्वांटम रेल में पड़ी है कैंग की टाइम चेयर। और ये सभी चीजें मिलकर पहुंचेंगी 616 पर, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि 616 पूरे मल्टीवर्स का एक सेंटर पॉइंट है। बाकी सभी यूनिवर्स रह जाएं या मर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 616 की टाइमलाइन सही है तो फिर से एक नया मल्टीवर्स और ब्रांच टाइमलाइन को क्रिएट किया जा सकता है। यहाँ ये जो मैंने पूरी कथा गाई है, इसको लेकर अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। मैं अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन आंसर को जरूर शेयर करूंगा। अब ये थ्योरी जब सही साबित होगी तब आप सब्सक्राइब करोगे या अभी सब्सक्राइब कर बाद में इस पर बात करोगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन इन दोनों केस में एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना, ये सब आपके ऊपर है। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपने मजे लो, ध्यान रखो, लव यू।